हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। हमारा टॉपिक वही प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, लेसन 5 बुक 1। इसका वीडियो सेकंड है ये, जिसमें हम अगली प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है हमारी कृषि। कृषि या जिसको आप एग्रीकल्चर के नाम से जानते हो इंग्लिश में। तो देखो, कृषि होती क्या है। सबसे पहले कृषि का अर्थ समझते हैं। तो कृषि का अर्थ है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जो हम फसल उत्पन्न करते हैं खेतों में, उस प्रक्रिया को ही कृषि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें थोड़ा सा और विस्तृत इसका रूप जान लेते हैं। वो है कि फसल उत्पादन, पशुपालन आदि, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन, इन दोनों की कला, किसकी, फसल उत्पादन की और पशुपालन कला, इनका विज्ञान एवं तकनीक को, यानी जब हम फसल उत्पादन करते हैं, जब पशुपालन करते हैं, उसकी जो उसको काम को करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें विज्ञान हम यूज करते हैं, जो उसमें निपुणता हमें चाहिए, उसको ही हम कृषि कहते हैं। कृषि, ये भी आपको पता ही है कि ये एक प्राथमिक कार्य है, क्योंकि प्राथमिक कार्य में ही ये लिस्टेड है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए, का उपयोग करके मानव की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। यह होती है हमारी कृषि, और इसका उद्देश्य हमने सीख लिया। अब कृषि हमारे पास कई प्रकार की हैं, 8 या 9 प्रकार की कृषि हैं, जो आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कृषि आपको दिखाई दे रही है, निर्वाह कृषि, इंग्लिश में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, निर्वाह करना, गुजारा करना। इसमें किसान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? अपना और अपने परिवार के जीवन यापन, यानी अपना जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही वो फसलों का उत्पादन करता था। इस कृषि में उसका पैसा कमाना या पूंजी कमाने से उसका कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता था। जो फसलों का उत्पादन सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से ही वो करता था, यही मैं आपको बता रहा हूँ। उनका और कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको बाज़ार में जाके बेचना था उस टाइम पे। निर्वाह कृषि में ऐसा नहीं होता है। निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, एक तो बहुत पुरानी आदिमकालीन जो होती है, जिसको आदिकालीन हम बोलते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब देखो, इसमें क्या होता था, ये जो कृषि है हमारी, इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि क्यों? क्योंकि पहले एक क्षेत्र में खेती करी जाती है, 3 से 4 या 5 साल तक उस खेत में जब खेती करते करते उस मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो फिर वे नया क्षेत्र बना लेते हैं, वहाँ दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरण हो जाते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। पढ़ेंगे अभी आगे हम इसको। कृतन एवं दहन कृषि, किसको? आदिकालीन कृषि को कृतन एवं दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक क्षेत्र में उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो किसान क्या होते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जो घास और वनस्पति थोड़ी बहुत उग रही है उसमें आग लगा देते हैं। आग लगा के जो राख प्राप्त होती है उसे वहीं खेत में ये बिखेर देते हैं, जो उपजाऊपन बढ़ाती है। तो आग लगाना और नया खेत तैयार करना, इसलिए इसको कृतन एवं दहन भी कहते हैं। करी कहाँ जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं? वही मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो हिस्सा होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि आदिम जाति के लोगों द्वारा की जाती थी। आदिम जाति मतलब वही आदि मानव काल के जो समय की बात हो रही है। इसके मुख्य क्षेत्र, आइए मुख्य क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से हैं। मुख्य क्षेत्र में अफ्रीका है ना, दक्षिणी व मध्य अमेरिका। देखो, अफ्रीका में ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हो गया अफ्रीका में। दक्षिण व मध्य अमेरिका, देखो दक्षिण अमेरिका में ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये अमेरिका का थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी हम ले सकते थे, लेकिन अभी वहाँ नहीं जाना हमें। और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा है हमारे पास? ये जो इधर मैंने रेड वाला कर रखा है। तो ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र
कहाँ कहाँ है, मध्य अमेरिका। देखो यही ये जो लाइन, ये जो आपको दिखाई दे रही है, यह है हमारी भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे, और इसके जो दोनों तरफ कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, और यहीं पर ये करी जाती थी मेनली। नेक्स्ट क्या था, इस कृषि में कृषि क्षेत्र को जला दिया जाता है, वही मैंने आपको कीर्तन और दहन के लिए बताया। इस क्षेत्र में क्या है, कृषि क्षेत्र को जला दिया जाता है। जलने से प्राप्त राख जो होती है उसको खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के काम वो करती है, ठीक है, क्योंकि हम उसे वहीं बिखेर देते हैं। उस टाइम पर खाद वगैरह तो होती नहीं थी ज़्यादा। इसमें खेत के आकार छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर किसानों के पास ज़्यादा। और खेती पुराने औजारों से ही करी जाती है, जैसे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को आगे से पैना कर लेते थे मट्टी खोदने के लिए। कुदाली, पत्थर के औजार बनाने शुरू करे, फिर धीरे धीरे लोहे का आविष्कार हुआ, आगे कुल्हाड़ी टाइप का उसको बना लिया, और फावड़े, ये सब ने देखा होगा, इनसे खेती की जाती थी। अब 3 से 5 वर्ष बाद मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था, तो किसान नए क्षेत्र में जाकर वनस्पति को जलाकर नया कृषि क्षेत्र वहाँ तैयार करते थे, इसीलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। आगे इसी प्रकार अब होता क्या था कि एक क्षेत्र में गए, फिर दूसरे क्षेत्र में गए, फिर तीसरे क्षेत्र में गए, कुछ समय बाद किसान क्या था, पहले क्षेत्र में वापस आ जाता था, क्योंकि उसका उपजाऊपन धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से वापस आना शुरू हो जाता था। क्या था, इसी प्रकार कुछ समय बाद कृषक उसी क्षेत्र में वापस आ जाते थे जहाँ मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया था। वहाँ दोबारा प्राकृतिक तरीके से वनस्पति उग जाती थी, दोबारा उसको जलाकर तैयार कर लेते थे वो खेत को। अब इसमें समस्या भी थी, ये जो कृषि है इसमें समस्या भी थी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इसमें मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊपन लगातार कम होता चला जाता था, जिससे झूम चक्र का मतलब क्या है, आग लगाकर खेत तैयार करना। आग लगाकर खेत तैयार करने को हम झूम चक्र भी बोलते हैं, इस चीज़ का बेटे ध्यान रखना। तो झूम चक्र हम किसको बोलते हैं, आग लगाकर खेत तैयार करना। ये छोटा होता चला जाता है, समझे। जब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी आग लगाना शुरू कर देंगे, तो वो झूम चक्र जो है हमारा बहुत छोटा होता चला जाता है, और जल्दी जल्दी ये काम करने से फिर मिट्टी का उपजाऊपन बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब क्या था, इसको विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहाँ, विश्व में। देखो क्या क्या कहते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट, इधर ये असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम वगैरह जो ये हमारे राज्य हैं, उधर हम इसको क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्यों, क्योंकि इसमें झूम चक्र होता है, इसलिए इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा। ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिकालीन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको फिर ये टिक करना होगा। ऐसे ही मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं इसको, लदांग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बन गए अब आपके। नेक्स्ट जो हमारी निर्वाह कृषि होती है, आदिकालीन कृषि बस इतनी। अब निर्वाह कृषि जो अगली है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ये देखो, ये चावल की खेती आपको इसमें दिखा रखे हैं, क्योंकि चावल के ऊपर भी इसमें खेती होती है गहन निर्वाह कृषि में। ये चावल की पौध इस तरह से लगाई जाती हैं। ये पहले एक क्यारी में बहुत सारी पौध लगा लेते हैं, और फिर ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से पौध इकट्ठी करके और फिर धीरे धीरे दूर दूर ये इसको लगाना शुरू कर देते हैं। देखो, यह कृषि एशिया के उन देशों में होती है जहाँ मानसून अधिक होता है। मानसून का मतलब जहाँ बारिश अधिक आती है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और पानी भी ऐसा कि खड़ा पानी खेत में, ठीक है। अब यह 2 प्रकार की होती है यह भी। एक तो होती है चावल गहन और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल जो होती है मुख्य फसल होती है, चावल प्रधान। कहता इस कृषि में चावल मुख्य फसल होती है, सबसे मेन फसल जो होती है इसमें चावल ही कहा जाता है। कहाँ होती है, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण, जहाँ पर ये करी जाती है वहाँ थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों के आकार इसमें छोटे होते हैं। इसमें यंत्रों की अपेक्षा, हालांकि अब तो खैर पौधे, ये जो चावल हैं इसको रोपने के यंत्र भी आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन उस समय नहीं थी। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का मतलब मेहनत, लोगों की मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक एक पौध निकाल कर मट्टी में वहाँ गाड़ी जाती है। अब एक आदमी अगर करेगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारा लोगों की ज़रूरत होती है, लगभग पूरा परिवार इसमें लगा रहता है। तो किसान का संपूर्ण परिवार ही खेती कार्य में लगा रहता है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें पानी की
आवश्यकता अधिक होती है। खेत की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, जैसे उसमें क्या करते थे आदिमकालीन वाली में, उसमें जलाते थे हम राख, उसी को वनस्पति को जलाते थे, उसकी राख को यूज कर लेते थे। यहाँ क्या करते थे, थोड़ा किसान थोड़ा सा समझदार हो गया था, इसकी उर्वरता को बनाने के लिए गोबर की खाद या हरी खाद का उपयोग करते थे। देखो ये आपको गोबर की खाद इधर दिखाई दे रही है राइट साइड में, है ना, ये राइट साइड में गोबर की खाद है और लेफ्ट साइड में ये हरी खाद है। जो पत्ते देखो ये बीच बीच में पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको ये पत्ते दिखाई दे रहे होंगे बीच बीच में, और ये वाली हमारी गोबर की खाद है। ओके, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। इसमें प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है। प्रति इकाई उत्पादन का मतलब है जो खेत है उसमें जितने भी छोटे आकार के खेत हैं, चावल तो खूब होते हैं, लेकिन परिवार क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, परिवार बड़े बड़े हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में चावल जो आते थे वो कम ही आते थे। उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति किसान उत्पादन कम रहता है। अब है अगली, ये तो चावल प्रधान हो गई थी, उसमें चावल मेन थी। अब इसमें थी चावल रहित। अब चावल जो रहित कृषि है हमारी, देखो इसमें इसकी जो मुख्य फसलें हैं, ये है हमारे पास सोयाबीन, ये है हमारे पास जौ, ये सोरपम या बाजरा, ये गेहूँ, ठीक है। तो इस तरह की इसमें फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी। अभी और आगे भी बताऊंगा क्या क्या है। कहता ये भी मानसून एशिया में ही है, अनेक भागों में। उच्चावच जलवायु, उच्चावच जलवायु का मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र हो गए जहाँ समतल ज़मीन मिलना मुश्किल है, क्योंकि चावल की जो खेती होती है वो मुख्यतः समतल ज़मीन पर ही होती है। जब समतल ज़मीन नहीं पाई जाएगी तो चावल की खेती करना थोड़ा मुश्किल है। तो उच्चावच जलवायु, मृदा यानी मिट्टी के अलग अलग प्रकार और अन्य भौगोलिक कारणों के कारण चावल की फसल उगाना थोड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बाजरा को बोला जाता है, इसकी विशेषता वही है जो चावल प्रधान किसी की सारी विशेषताएं वही हैं। अब हम नक्शे पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ होती है। ये रही हमारे पास, थोड़ी सी इंडिया में इधर आ गई, ये फिर इधर जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे पोर्शन जापान, थोड़ा सा जापान के, ये हमारे यहाँ पर कोरिया है, ये और ये जो जापान है यहाँ पर भी ये बोई जाती है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा पोर्शन है जहाँ पर ये वाली कृषि ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा बोई जाती है। तो इसमें सिंचाई की भी ज़रूरत होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर हो। अब नेक्स्ट प्रकार की हमारी कृषि आती है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि हमारी खत्म हो गई। निर्वाह कृषि दो प्रकार की थी, आदिमकालीन और कौन सी थी, गहन। तो वो दो थी हमारे। अब आगे रोपण कृषि अगर प्रकार की होती है, तो इस कृषि को हम बागाती कृषि भी कहते हैं। क्यों, इसमें बड़े बड़े बागान होते हैं, बाग होते हैं, इस खेती में बहुत बड़े बड़े बागान और बाग लगाए जाते हैं, इसलिए इसको बागाती कृषि भी कहा जाता है, दूसरा नाम। क्या था, यूरोपीय लोगों ने, जो हमारे यूरोप की कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन हुआ और फ्रांस हुआ, हॉलैंड हुआ, इन्होंने क्या कि बहुत सारे देशों पे कब्जा कर रखा था। जैसे हमारे देश पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, तो कहते यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक देशों को अपना उपनिवेश बना रखा। उपनिवेश का मतलब उसमें कब्जा कर रखा था। अब क्या हुआ कि उन देशों से लाभ और पूंजी और व्यापार के जरिए पैसा कमाने के लिए, लाभ और पूंजी कमाने के लिए उन्होंने रोपण कृषि की शुरुआत की। अब रोपण कृषि होती क्या है, तो कहता है यह कृषि भी कहाँ हो रही है, ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही। वो पहले वाली भी उष्ण कटिबंधीय में हो रही थी, ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसकी मुख्य फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास। ये याद रखना आप, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। कहता है इस कृषि में उपरोक्त फसलों की पौध लगाई जाती है या उन्हें रोपा जाता है, यानी इनकी कलम लगाई जाती है, या तो पौध लगाई जाती है छोटी छोटी, फिर बन जाते हैं बड़े, या फिर उनको अलग अलग जैसे चावल में रोपते थे इसी तरह से रोपा उनको जाता है। इसकी विशेषताएं देख लो क्या क्या है। इस कृषि में खेत का आकार बहुत बड़ा होता था। ऊपर जो हमने अभी पढ़ी है कौन सी, निर्वाह कृषि, उसमें ज़्यादा बड़े बड़े खेत नहीं होते थे, छोटे छोटे खेत होते थे। इसमें बहुत बड़े बड़े बाग और बागान होते हैं कई कई किलोमीटर तक। रोपण कृषि, इसमें एक ही फसल बोई जाती है, ऐसा नहीं कि कई फसल एक ही खेत में बोल दिया जाता है। अगर चाय की खेती हो रही है तो चाय की ही खेती हो रही है, जहाँ जहाँ चाय के बागान होते हैं वहाँ दूसरे आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे।
इस कृषि में अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है, पैसा ज़्यादा लगाया जाता है, ज़्यादा पैसा लगाया जाता है और ज़्यादा ही पैसा इसमें कमाया जाता है। यह आधुनिक कृषि है, आज भी करी जा रही है। इसमें उच्च प्रबंधन, यानी उच्च प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, एक तरीका, सोच चाहिए, उच्च तकनीक, वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। इस कृषि में अत्यधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। क्या होता है? अत्यधिक श्रम यानी मेहनत, बहुत मेहनत इसमें लगती है और श्रमिक भी सस्ते ही मिल जाते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में तो श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर ये अधिकतर ऐसी ही जगह पर करते, क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखा था, गुलाम बना रखा था, तो उन गुलामों से किसी भी तरह से काम ले लेते थे, जितना इनका मन करा उतना पैसे दे दिए, ठीक है, काम चल रहा था इनका बढ़िया। विभिन्न प्रकार के रसायन और उर्वरकों का मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता था। माल ढुलाई के लिए जब वहाँ पर माल पक के तैयार हो जाता था, कच्चा माल तैयार हो जाता था, तो उसको अब कहाँ लाना था? बाज़ार में लाना था। तो उचित और विकसित यातायात, इन्होंने यातायात के साधन भी, कहीं ट्रेनें पहुँचाई, कहीं सड़कें बनाई पहाड़ों में भी, और बड़े बड़े ट्रक वगैरह इनके पास होते थे, उसकी व्यवस्था इसमें की जाती है। इसमें सिर्फ कच्चा माल ही उत्पादन, जैसे अब आपने चाय के बागान लगा लिए तो वहाँ सिर्फ पत्तियाँ ही तो हो रही हैं, फिर उन पत्तियों को तोड़ के इकट्ठा करके कारखानों तक पहुँचाया जाता है, तब उसमें से चाय की पत्ती बनती थी। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। कुछ मुख्य अब देखो कह रहा, क्योंकि उपनिवेश बना रखे थे, कुछ मुख्य देशों के उपनिवेशों की फसलें, जैसे फ्रांस ने जिन देशों पे कब्जा कर रखा था, उनमें से पश्चिमी अफ्रीका में उसने क्या बनाया? कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगाई थी। ये काम उसने रोपण कृषि के करे थे फ्रांस ने। ब्रिटेन ने भारत और लंका में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले ये उगाया उन्होंने। स्पेन एवं अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल और गन्ना करा इन्होंने। फिलीपींस वगैरह सब ये हमारे एशिया में ही आते हैं। हॉलैंड ने क्या करा? इंडोनेशिया में गन्ना उगाया इन्होंने, हॉलैंड ने। और यूरोप वासी जो और छोटे मोटे देश थे, उन्होंने क्या करा? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान लगाए, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है बेटे यहाँ पे कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और ये आज भी यूरोप वासियों के ही नियंत्रण में बेशक से ये कहाँ उगाए जा रहे हैं? ब्राज़ील में है, लेकिन उन पर नियंत्रण जो है आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ का ही है। तो ये देखिए, थोड़े से आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह का होता है। अनानास के छोटे छोटे से पेड़ होते हैं और ये बीच में से यहाँ से निकल जाते हैं अनानास इसमें। ये चाय के बागान आ गए, ये तो लगभग सबने देख रखा होगा। ये आपके कॉफ़ी के बीज आ गए, छोटे छोटे कॉफ़ी के ऐसे ही दाने से उगते हैं, निमोली टाइप, जैसे उस पर नीम के पर निमोली उगती है ना, इसी टाइप के। ये केले के बाग आ गए आपके। इधर ये गन्ने का खेत आ गया, गन्ना इस प्रकार, ये तो सब नहीं देख रखा होगा। ये कपास का खेत आ गया। ये रुई जो है, ये इसी तरीके से रुई निकलती है, इनके बीच में काले काले दाने हैं, फिर इनको मशीनों में इन दानों को अलग किया जाता है, रुई को। ये कोकोआ, देखो ये तने के ऊपर ही निकल रहा है, ये जो है कोकोआ है। ये तने से ही निकलते हैं, ये पत्तियों के बीच में नहीं निकलते, ये तने पर ही लटकते हैं। और तने पर ही ऐसे हमारा का जो कटहल है, अगर किसी ने देखा हो, कटहल भी तने पर ही लगता है, और इतना मजबूती के साथ जुड़ा होता है कटहल कि अगर आप उस पर लटक भी जाओ ना, तब भी वो टूटता नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार की कृषि पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो निर्वाह कृषि और एक रोपण कृषि। बाकी कृषि आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।